नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 1 जुलाई और 1 जुलाई से दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जिस से 25 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे अभी तक वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया, उसी से 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं चलिए हम लोग देखते हैं। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो लोग बड़े बड़े चैनल यूट्यूब चैनलों के थ्रू आते हैं और उनका वीडियो देख लेते हैं, बाद बोलते हैं ये कि रॉन्ग है, तो एक बार आप लोग से निवेदन है कि आप लोग के बाद चेक कर लीजिएगा कि किसका रॉन्ग है और किसका राइट है। इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है, यानी कि इसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया था, जो कि राइट आंसर दोस्तों आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक की बात करेंगे तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा का नाम है। और इसके सहलेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाता कि सहलेखक कौन है, तो सहलेखक हैं आपके बोरिया मजूमदार, ठीक है। तो सहलेखक भी याद रखिएगा और लेखक भी याद रखिएगा। और ये जो पुस्तक है आपका 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित 5 नवंबर 2014 को आपका ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2014 को ही आपको मालूम होगा कि सचिन तेंदुलकर को आपको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये पहले क्रिकेटर हैं और सबसे युवा भी आपके भारत रत्न सम्मानित होने वाले यही हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के द्वारा जो आत्मकथा पुस्तक लिखा गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग बारी बारी से अगर भी देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि जो गोल पुस्तक है वो उसके लेखक हैं ध्यानचंद्र। इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं आपके मिल्खा सिंह। अगर यही रेस की जगह आपका टेस्ट रहता तो इसका राइट आंसर आपका युवराज सिंह हो जाता, जो कि अभी आपको मिलेगा। इसके अलावा अनब्रेकेबल पुस्तक की बात करेंगे तो एमसी मेरी कॉम। प्लेइंग इट माय वे आपका हो गया है। इसके अलावा 6 मशीन पुस्तक की बात करते हैं तो क्रिस गेल। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री की बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा एस अगेंस्ट ऑड की बात करते हैं तो सानिया मिर्जा। और इसके अलावा सर्व टू विन की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच। और बात करते हैं प्लेइंग टू विन का तो साइना नेहवाल। इसके अलावा जो पुस्तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी उसी को हम लोग देखेंगे जो हाल फिलहाल में पूछा गया है, ये तो बहुत समय लग जाएगा। एक पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपका कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ देखिए युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो पुस्तक आपका लिखा गया है अनडिस्प्यूट ट्रूथ, जो कि आपका माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। आवर 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। इसके अलावा माइंड मास्टर पुस्तक विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है एसएससी 12 का और एसएससी फेज 12 का और आपका सीपीयू का, ठीक है। इन दोनों एग्जामों में छात्र छात्राओं के स्मृति पर आधारित हमने 500 प्लस प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार किया है, जो कि आपको फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होगा, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देखे होंगे। जैसा कि आत्मकथा का नाम आया तो सभी आत्मकथा पुस्तक का नाम आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार सभी प्रश्नों के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ से आपके कहें तो 50 से 55% क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसको प्राप्त करने के लिए मात्र 49 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी पीडीएफ है जो कि फ्री दिया जाएगा 10+। और इसको लेने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ है जो कि दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तेरी मिट्टी में मिल जामा गाना किस फिल्म का है, तो तेरी मिट्टी में मिल जामा गाना का बात करते हैं तो ये आपका केसरी मूवी का है, तो इसका राइट आंसर आपका केसरी होगा। तेरी मिट्टी में मिल जामा एक भारतीय हिंदी फिल्म केसरी 2019 का गीत है, जो भारतीय सैनिकों को उनके साहस और बलिदान को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था, तो देश का नाम पूछा गया था। और 2000 क्रिकेट विश्व कप का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। भारत के द्वारा ही इसका मेजबानी है जो कि किया गया था। और डेट की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये आपका आयोजित हुआ था। 19 नवंबर को एक आपका फाइनल खेला गया था, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था। और आपको मालूम होगा कि इंडिया इसमें हार गया था और चैंपियन आपका ऑस्ट्रेलिया बना था, तो इस प्रकार रनअप आपका इंडिया हो जाता है। पार्टिसिपेंट की बात करते हैं तो 10 पार्टिसिपेंट थे, 10 टीम भाग लिए थे। टोटल 48 मैच खेला गया था।
प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं तो विराट कोहली को ये प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था। और मोस्ट रन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ही ने बनाया था 765 रन। इसके अलावा मोस्ट विकेट की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी आपके मोस्ट विकेट लिए थे 24 विकेट। और एडिशन की बात करते हैं तो 30 एडिशन यानी कि 13वां एडिशन ये दोस्तों आपका था, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रिकेट जो विश्व कप है आपका 2024 में भी खेला गया है, लेकिन ये आपका T20 क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। इसका बात करते हैं चैंपियंस का, तो इसका चैंपियन आपका अपना देश भारत बना है। इसके अलावा इसके रनअप की बात करते हैं तो आपका साउथ अफ्रीका इसका रनअप बना है, ठीक है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। और मोस्ट रन की बात करते हैं तो इसकी सूचना भी हमको है नहीं, तो इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप ये दोस्तों आपका USA और वेस्ट इंडीज़, ठीक है, दोनों आपका संयुक्त मेजबानी में ये आपका हुआ था ये खेल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेहरू जो पर्वतारोहण जो संस्थान है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तरकाशी होगा। इसके अलावा इसका स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में किया गया था, जो पर्वतों के शौकीन थे और जबरदस्त महत्वाकांक्षा रखते थे, ठीक है। इसके अलावा पर्वतारोहण की बात करते हैं तो एक ऐसा खेल है जिसमें ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शामिल होता है। इससे मुख्य रूप से पहाड़ के ऊंचे बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास करना शामिल है, जो चढ़ाई का आनंद लेने के लिए किया जाता है। पर्वतारोहण 2 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन और एक्सपीडिशन, ठीक है। इसके अलावा नेहरू पर्वतारोहण के बारे में आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों और एशिया के सबसे सम्मानित पर्वतारोहण संस्थानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित प्रावधान है। तो भाग 4 की बात करेंगे तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, यानी कि DPSP का। तो आपसे यही पूछा गया था DPSP का जो प्रावधान है किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 इसका राइट आंसर था। हमने फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में भी बता दिया था, जब आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था तब हमने आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP और आपका सिटीजनशिप सभी के बारे में बताया था, ठीक है। जिनको नहीं विश्वास है वो लोग जाकर देख सकते हैं, बताया गया है कि आपका नहीं बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा DPSP जो है वो आपका DPSP में जो निहित प्रावधान होता है उसको अदालत के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा कानून बनाने में इस तत्व का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो DPSP है वो आयरिश के संविधान से लिया गया है। बाकी अभी चर्चा करने का कोई विषय बनता नहीं है, तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसी में आपको सभी चीज़ें जो कि है बारी बारी से बताया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु विल बी इंडियाज़ चीफ G20 कोऑर्डिनेटर फ्रॉम मई 2022, ठीक है। यानी कि आपका इंडिया चीफ G20 का कोऑर्डिनेटर कौन था। तो इसका राइट आंसर हर्ष वी श्रृंगला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1962 में ये हर्षवर्धन श्रृंगला जो पैदा हुए, 2023 में G20 के लिए भारत के मुख्य समन्वयक के रूप में काम किया है। इससे पहले उन्होंने थाईलैंड के राजदूत, बांग्लादेश के उच्चायुक्त और भारत के विदेश सचिव के पद पर भी कार्य किया है। G20 की बात करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ 20 है, या G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जो यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, सतत विकास जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। अभी हाल ही में 2023 में इसका मेजबानी है, जो कि भारत के द्वारा ही किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 के विषय में फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही हमने आपको सारे फैक्ट्स है जो कि बताए थे कि भाग 3 किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है और कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया है। तो भाग 3 जो कि आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके अलावा वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे, यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसी के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक चार्टर है, जिसे 1215 में इंग्लैंड के राजा
जॉन ने बैरन के दबाव में जारी किया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है और भारतीय संविधान का भाग 3 भी यही करता है, जिसके कारण इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो ये संविधान के आत्मा और हृदय कहा जाता है संविधान का अनुच्छेद 32 को, और इसे कहा था आपका अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनिस इसका राइट आंसर है। मोहम्मद यूनिस एक बांग्लादेशी बैंकर, उद्यमी, अर्थशास्त्री है जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं या ठीक है थे। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की स्थापना माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद यूनुस को 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से याद आया कि यह पुरस्कार आपका सीपीयू में भी पूछा गया था। 1957 में यह पुरस्कार शुरू होता है। 1958 में यह पुरस्कार पहला भारतीय विनोबा भावे को दिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार आपके MS सुब्बलक्ष्मी हैं, जो कि आपका भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भी पहली संगीतकार हैं। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कौन है, मदर टेरेसा है। ठीक है, कौन है, मदर टेरेसा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 1989 में आगा खां पुरस्कार, 1994 में विश्व खाद्य पुरस्कार, 1996 में अंतर्राष्ट्रीय साइमन वेलिवर पुरस्कार, 1998 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। जाइएगा फर्स्ट के वीडियो में, और जब आप पहला ही क्वेश्चन है आर्य समाज से संबंधित, उसमें ही हमने आपको ये गुलामगिरी पुस्तक के विषय में बताया है कि नहीं बताया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जब आर्य समाज का स्थापना पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, उसी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हमने आपको बताया था कि सत्यशोधक समाज का स्थापना भी किसके द्वारा किया गया है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है गुलामगिरी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जाकर देखिएगा बताया गया कि नहीं बताया गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, और 1873 में समाज के दलित वर्गों के लिए गुलामगिरी पुस्तक है जो कि इन्होंने लिखा है ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। महात्मा ज्योतिबा फुले की और उनकी रचनाओं की बात करेंगे तो 1848 में उन्होंने पुणे के बुधवर पेठ में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया। 1851 में पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल। 1873 में महिलाओं, अछूतों जैसे दबे उस समूह के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का भी गठन है जो कि इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार युक्त वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का आपसे नाम बताना था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तार युक्त नहीं है यानी कि वायर नहीं है, तो इसका राइट आंसर बांसुरी होगा। बांसुरी का आप यहाँ पर चिट भी पिक भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं भी तार युक्त वाद्य यंत्र तार नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा तार युक्त वाद्य यंत्र कौन कौन सा है उसको देखें तो सितार हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा, वीणा हो जाएगा, कमायचा हो जाएगा, सांगरी या सरंगी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका तारयुक्त है। अगला है कि बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर पुलकेशिन फर्स्ट है। पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्य वंश का संस्थापक था। उन्हें बादामी के साथ अपनी राजधानी के रूप में छोटा राज्य स्थापित किया। पश्चिमी चालुक्यों के परिवार के वंशज बेंगी के पूर्व चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य जैसे थे। नरसिम्हा प्रथम को महामल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान पहलवान। ठीक है, इसके अलावा कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य के शासक में अंतिम था। वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग से पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूट्रोफिकेशन क्या है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो यूट्रोफिकेशन जो है यूट्रोफिकेशन है वो दोस्तों आपका है वो प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है, और यह प्रक्रिया शैवाल के जीवाणु क्षरण के बाद जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी के रूप में समाप्त हो सकती है। इसका एक उदाहरण है शैवाल प्रस्फुटन। यूट्रोफिकेशन आमतौर पर नाइट्रेट और फास्फोट युक्त डिटर्जेंट, उर्वरक और सीवेज को जलीय प्रणाली में छोड़ने से प्रेरित है। ठीक है, तो ये पूछा गया था।
इसके अलावा दोस्तों एक आपका असम का डांस भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आपका असम का डांस है, जिसका राइट आंसर आपका सतरिया था। सतरिया जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य थे। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य थे आपका अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। 7 में से एक आपका सतरिया है। इसके अलावा एक आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और आपका जो कथकली है केरल का है। कथक आपका उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ठीक है। इसके अलावा एक आपका पूरेस्ट स्टेट पूछा गया था। ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बिहार ऑप्शन में होगा तो बिहारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आपका बिहारी होगा अगर होगा तो। और इसके अलावा आपका एक MS एक्सेल से भी प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था एग्जैक्ट तो प्रश्न अभी मिला नहीं है, बस इतना मिला है कि MS एक्सेल से पूछा गया है। इसके अलावा आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, सेफ 2023 का शूटिंग विनर कौन सा था, इसको हम PDF में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अभी तक आपका इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, उसको हम लोग आपको PDF में दे देंगे। PDF है जो कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और SSC फेज 12 और CPU का अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जहां से आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।